Hello, welcome back to Understand with Excellence. This is the part थर्ड ऑफ द वीडियो. ये पार्ट थर्ड मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कि कॉमन सेंस के साथ क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ना. तो पिछले वीडियोस पे काफ़ी आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अच्छा वीडियो बन रहा है, तो मैं ऐसे ही सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा 4-5 पार्ट में PYQs से निकाल के क्वेश्चंस जो बिना नॉलेज के मतलब बेसिक कॉमन सेंस के साथ अगर बेसिक ही पढ़ रखा है तो कैसे करते हैं और कंफ्यूज नहीं होना होता है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को. चलो, क्वेश्चन है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर गैर पारंपरिक. ठीक, गैर पारंपरिक का मतलब क्या है? पारंपरिक मतलब जो पुराना हो और गैर पारंपरिक मतलब क्या हो? जो नया हो. तो किस में है? नवीकरणीय, रिन्यूएबल. तो कभी कभी इंग्लिश में कुछ समझ में ना आए तो हिंदी में देख लो, हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख लो. पारंपरिक का मतलब हम क्या समझते हैं कि बहुत पुराना जो हो, पुराने ज़माने टाइप का ऊर्जा स्रोत है ना. और कह रहा है गैर पारंपरिक, तो गैर पारंपरिक मतलब पुराना नहीं होगा तो कैसा होगा? नया होगा, तो नवीकरणीय हो गया. पता हो नहीं पता हो, सिर्फ वर्ड कीवर्ड को ब्रेक करके समझ गए कि भाई क्या आंसर लगाना है ना. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, कह रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ज़रूरी है किसी भी देश के पर्यावरण को नियंत्रण रखने, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए. ठीक है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है. अब एक बात बताओ, इसमें नॉलेज हो ना हो, तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण में संतुलन बनेगा या बिगड़ेगा? जनसंख्या बढ़ने का मतलब ही है कि सीधे सीधे क्या होगा? रिसोर्स पे प्रभाव पड़ेगा. रिसोर्स पे प्रभाव पड़ेगा तो इन्वायरमेंट भी डैमेज होगा, तो दिक्कत ही होगी, ना कि संतुलन बनेगा. तो दूसरा गलत. और पहला सब सीधी सी बात है, सही है कि जनसंख्या नियंत्रण करोगे तभी पर्यावरण इस्टेब्लिश रहेगा. तो एजर्सन रीजन की खासियत मैं बता चुका हूँ, एक सही मिल गया तो एक गलत मिल गया तो दूसरा अपने आप सही हो जाता है. ठीक, अब इसके लिए तुम्हें रॉकेट साइंस नहीं करना था, समझ रहे हो? इसमें क्या दिक्कत थी? सब कुछ तुम्हारे सामने लिखा है, सिर्फ तुम्हारे पढ़ने का फेर है. तुमने कितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा, तुरंत वहीं क्वेश्चन कर दोगे. और मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान ऐसे नहीं कि मतलब बिना एक्सपेरिमेंट किए या बिना पेपर निकाले मैं दे रहा हूँ. ये चीज़ काम करती है, बस तुम्हें दिमाग खुला रखना है वहाँ पे. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अब ये देख लो, इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है. कह रहा प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? मतलब नेचुरल रिसोर्स शुड बी यूज्ड बाय प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे दैट इफ देयर इज मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज देन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट वुड बी इट कॉल्ड. तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा इसके बारे में. ठीक, मैं मान लो तुमसे कह दूं कि भाई तुम्हारे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और इनको ऐसे खर्च करो कि आज 10-20 रुपये खर्च कर लो, क्योंकि कल भी होगा और कल भी ज़रूरत तुम्हें पड़ सकती है. तो कुछ पैसे क्या करो? सेव कर लो. ठीक, मान लो तुमने 50 खर्च किया और तुमने 50 क्या कर लिए? फ्यूचर के लिए बचत कर ली. तो सेम ऐसे ही रिसोर्स के मामले में होता है. रिसोर्स को भी आज हम ऐसे यूज़ करें जिससे कि आने वाले टाइम में उसका दोबारा यूज़ किया जा सके, आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सकें. आज जैसे आज बोलते हैं सेव वाटर, तो आज के लिए थोड़ी बोल रहे हैं. आज पानी बचाओगे वो कल काम आएगा. आज पानी पीने भर का तो है, सब लोग पी लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं. सेव वाटर इसीलिए बोला जाता है कि आगे आने वाली जनरेशन को दिक्कत ना हो. तो नेचुरल रिसोर्स को जब हम बुद्धिमानी के साथ खर्च करें और उसको ऐसे स्टोर भी करें कि आगे आने वाले जनरेशन के लिए काम आए, तो ऐसा विकास क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास. ऐसा विकास जो सस्टेन कर सके, मतलब इतनी तेज़ी से विकास ना हो जाए कि सब कुछ ख़त्म ही कर दो, सारे रिसोर्स. ठीक, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? ये जो मैंने एग्जांपल 100 रुपये वाला दिया, इससे तुम लगा सोच लो अपने दिमाग में और आंसर कर दोगे. ठीक है, तो ये और ये क्वेश्चन जानते हो क्या, ये सिली मिस्टेक्स वहाँ पे बहुत लोग कर देते हैं. ये नहीं करना होता, ये ऑन द स्पॉट वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे. अब ये देखो, जननी सुरक्षा योजना का मेन ऑब्जेक्टिव ओनली तीनों कट कर दिए. ऑप्शन ए सही हो गया, ख़त्म, कुछ करना ही नहीं है. जहाँ ओनली लिखा काट दिया और जो बच गया वही आंसर हो गया हमारा. अब ये तो खैर लगा सकते हो वैसे भी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे. तो अब इसमें देखो जितने भी नाम हैं, वीरांगना रेजिमेंट, रानी भाबनी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। अब इसमें से जो सबसे फेमिलियर नाम है वो क्या है, झांसी की रानी है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, तुम इन तीन को छोड़ के इसी पर टिक करोगे, तो इतना कॉमन सेंस वहाँ पे होना चाहिए। अब ये देखो, इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। अब ये कौन सा होगा, इन नेशनल पार्क मतलब पार्क के अंदर, है ना, पार्क में ही व्यवस्था करी जाएगी। तो इस चारों ऑप्शन में इन कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, आंसर हो गया। बाहर की बात होता तो एक्स हो जाता कि बाहर चले गए, लेकिन जब लिखा इन नेशनल पार्क तो ऑप्शन में क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब उसी जगह पे आंसर मिल गया, खत्म। इसमें इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देख लो, ट्रॉफिक लेवल आर फॉर्म्ड, पोषक स्तर बनते हैं केवल काट दो सब, क्या मिल गया, आंसर मिल गया हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट का है, मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ एक बार। कह रहा है रीजन है अजर्शन है, तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन। द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग मानसून सीजन। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित। इसका मतलब यह है कि जो साउथ वेस्ट से मानसून आता है वो तमिलनाडु में बारिश क्यों नहीं करता है, ठीक, शुष्क क्यों रहता है। तो ये है अरेबियन सी, कहाँ है, इधर से आएगा, है ना, जो इधर से मानसून आएगा तो क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु और ये बे ऑफ बंगाल इसके पैरेलल पड़ जाता है, तो ये मानसून क्या होता है। और यहीं पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे क्या है, पहाड़ियाँ हैं, तो क्या करती, मानसून को रोक देती। तो जैसे मान लो ये पहाड़ है और इधर से हवा आई तो इधर ही हवा रुक जाएगी, इधर बारिश हो जाएगी, इधर क्या होगा, ड्राई रह जाएगा रीजन, है ना, समझ रहे हो। तो क्या कह रहा है, ड्राई इसीलिए रहता है, इसका रीजन यही है क्योंकि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में क्या है, पहाड़ है। इसी तरह वेस्टर्न घाट में भी तुम देखते होगे कि एक तरफ बारिश होती एक तरफ बारिश नहीं होती। बट ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था और इसको कर सकते हो अगर बेसिक भी पढ़ रखा है तो। ठीक है, अब ये देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। इसमें क्या है, रिकमेंड, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति सांसद को देता है। सिफारिश, रेकमेंड जब भी आएगा तो मैक्सिमम टाइम 99% वो क्वेश्चन सही होता है, वो स्टेटमेंट सही होता है। क्योंकि रेकमेंड का मतलब समझ रहे हो कि भाई सलाह दे रहे हैं, माननी है मानो, ना माननी ना मानो, रिकमेंडेशन तो दे ही सकता ना। और प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, यहाँ पे लिखा होता है कि एमएलए दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है, तो भाई चलो एक बार गलत हो जाता है। प्रेसिडेंट कर रहा है रिकमेंड और रिकमेंड कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है कि बाइंडिंग डिसीजन दे रहा है। रिकमेंड किसको कर रहा है, पार्लियामेंट को, तो सलाह मशवरा तो हो ही सकता है, तो रिकमेंड हो गया तो सही हो गया। फिर कह रहे इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी बात सही है, स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाता है बट उसने जो सजेशन दिया है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट ही कर ले, है ना। तो व्याख्या नहीं करता है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो जब भी कीवर्ड याद रखो रिकमेंड आ जाए तो उसको सही करना है, ठीक है। अब देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, मे बी, और किसके कंटेक्स्ट में, पार्लियामेंट के, तो बिल्कुल किया जा सकता है। जब मे बी आ गया किया जा सकता है बिल्कुल। पार्लियामेंट हैज़ राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ इट। संसद के पास राइट है कानून बनाने का, जो ये स्टाफ बनाएगा उसके किसके पास कानून बनाने का राइट रहेगा, पार्लियामेंट। क्योंकि हमको पता है पार्लियामेंट में कौन होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, यही तो होते हैं, यही क्या करते हैं, लॉ फॉर्मेशन करते हैं हमारी कंट्री में। तो जब पार्लियामेंट में भी लिखा है तो सही है कि भाई बना सकता है, बिल्कुल बना सकता होगा, उसके पास पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट कर सकता है तो सेक्रेटेरिएट जैसी पोस्ट तो बना ही सकता है ना, और उसी के पास राइट है रेगुलेट करने का, तो दोनों सही हो जाएंगे। अब ये बेसिक पॉलिटी पढ़ के भी इसको आराम से कर सकते हो। अब ये देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो करीबी कारण है वो क्या होगा, कीट नियंत्रण, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परभक्षियों पर नियंत्रण, अनुवांशिक आत्मसात्करण,
अब देखो इंग्लिश में पढ़ लो, जेनेटिक एसिमिलेशन, कंट्रोल ऑफ प्रेडेटर्स, पेस्ट कंट्रोल, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ये कितना अप्रोप्रिएट आंसर है, इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी भी दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, सीधी सीधी बात है, जब नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि जो इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस्ट होना ही होना है। ठीक है, चलो अब ये देख लो, ये कितना आसान क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो समझो, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान पूछ रहा है, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो ह्यूमन रिसोर्स का जो है क्या रोल रहता है। देखो ह्यूमन रिसोर्स एक बार समझ लो क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स दो टाइप का होता है, एक होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी मतलब कि जो स्किलफुल ह्यूमन है, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब क्या है, ये क्वालिटी में है। क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, लेबर हो गए, डेली वेजेस लेबरर हो गए। ठीक, तो ये क्वांटिटी हो गई। अब इसका योगदान क्या है भाई अर्थव्यवस्था में, समझो। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रोथ पर जो है प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पॉपुलेशन जो अगर मान लो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अगर डेवलपमेंट कर रहा है अपना, तो उसका प्रभाव पॉपुलेशन ग्रोथ पे पड़ेगा, 100% पड़ेगा। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई, एक वर्किंग पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी, तेज़ी से बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान होगा। फिर इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो दोनों चीज़ें हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो इकोनॉमिक डेवलप, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, अपोजिट लिखे हैं बट क्या है, ये पूरक सेंटेंस हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। दोनों तरीके से फ़र्क पड़ेगा आर्थिक विकास पे। जनसंख्या मतलब मानव संसाधन का जो रोल है आर्थिक विकास में, वो दोनों तरीके से पड़ेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, दोनों तरीके से पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अब ये देख, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। ठीक, कोरोलिस फोर्स। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे काम करता है कोरोलिस फोर्स। जैसे ये मान लो अर्थ है हमारी, ये 0 डिग्री है। ठीक, अब 0 डिग्री पे मान लो तुम इधर मुँह करके खड़े हो, ठीक, इस तरफ, ये एरो की डायरेक्शन देखना। ठीक है, तो जब एरो की डायरेक्शन इधर मुँह करके खड़े हो गए तो अब अर्थ घूम रही है, कोरोलिस फोर्स लग रहा है। ठीक, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ घूमती हमको पता है, तो रिवर्स घूमेगी, ऐसे वेस्ट से ईस्ट घूमेगी। अब देखो जब तुम यहाँ पे खड़े हो इधर नीचे की तरफ मुँह करके, जैसे मान लो ये गोला है और ये घूम रहा है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, अब तुम इधर तरफ मुँह करके खड़े हो और तुमने कोई चीज़ फेंकी, अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, तुमने सोचा बॉल फेंकूंगा यहाँ लगेगी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये चीज़ घूम भी रही है, ये गोला घूम रहा है इधर को, तो इसकी भी गति होगी, तो इसकी गति से क्या होगा, ये कहीं यहाँ पे जाके बॉल प्लेस होगी, ना कि डायरेक्ट सीधी जाएगी। कभी भी कोई गोल वाले झूले पे बैठो और तुम कोई चीज़ सीधी फेंक के मारो तो क्या होती है, वो इधर ऐसे घूम जाती है, क्योंकि क्या है, उस झूले की भी मूवमेंट हो रही। तो ऐसे पृथ्वी पर है, वो कोरोलिस फोर्स जब लगता है तो कोई जैसे इक्वेटर पे तुम खड़े हो इधर नीचे की तरफ मुँह करके, तो जब तुम इधर यहाँ फेंकोगे तो वो चीज़ कहीं यहाँ पर जाके लगेगी। तो ये क्या हुआ, अब अगर इधर खड़े हो तो ये तुम्हारा लेफ़्ट हो गया, ये तुम्हारा राइट हो गया। तो और इसी तरह जब तुम इधर मुँह करके खड़े हो गए, ठीक है, तो तुमने यहाँ पे कोई पॉइंट डायरेक्शन किया तो यहाँ पे बॉल जाने के बजाय कहाँ जाएगी, हल्की सी यहाँ पे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि कोरोलिस फोर्स इधर से इधर को लग रहा है, तो गति मिल जाएगी बॉल को। तो बॉल क्या करेगी, जो तुम पॉइंट डिसाइड करोगे उसकी जगह पे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी। तो जब हम राइट साइड नदर्न हेमिस्फीयर पे होते हैं तो राइट साइड में घूम जाती है, और जब सदर्न में होते हैं तो लेफ्ट साइड में घूम जाती है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे ये मान लो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ से यहाँ तुम्हें बॉल फेंकनी है, लेकिन इसमें बीच में गति हो रही है इधर से इधर को, तो तुम यहाँ फेंकोगे, लेकिन ये गति क्या करेगी, इस बॉल को ले जाके कहीं यहाँ पटक देगी। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो सेम वही चीज़ ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब इक्वेटर पे खड़े होके हम सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ कोई चीज़ फेंकेंगे, मान लो फेंक रहे हैं, तो वो इधर जाएगी। ठीक है, क्योंकि कोरोलिस फोर्स चल रहा है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, अर्थ घूम रही है। तो अब क्या कह रहा है, विंड जो है डिफ्लेक्ट, तो विंड जब ऐसे नीचे की तरफ होगी तो कोरोलिस फोर्स है तो हल्की सी मुड़ जाएगी। तो किस इफेक्ट से है वो, कोरोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, चलो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कितना आसान है। ग्राम सभा। अब ग्राम सभा का मतलब देखो, दिमाग में जैसे ग्राम सभा पढ़ा तुरंत समझ में आना चाहिए कि लोकल लेवल की बात हो रही है, मतलब बहुत नीचे लेवल की बात हो रही। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से कौन सा नॉट ट्रू। अब ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी, सत्य नहीं है। कह रहा है इट हैज़ द पावर एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एट द स्टेट लेवल। बिल्कुल सही बात है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ही यही था कि लोगों को पावर दी जाए, तभी तो ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव होते हैं, लोग वोट देते हैं, अपना ग्राम प्रधान चुनते हैं, तो उनकी शक्तियाँ भी सेम वैसी हैं जैसे स्टेट लेवल पे होती, तो ये तो गलत नहीं हुआ। थर्ड पे आते हैं, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। बी पे, इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर सी है, इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन द पंचायत एरिया। अब इसको गलत कहीं से नहीं कर सकते हो। ग्राम सभा है तो वहाँ पे सीधी सी बात है, वोटिंग लिस्ट होती है, उसमें पंजीकृत मतदाता होते हैं, ये गलत कैसे हो जाएगा। फिर डी कह रहा है ए और सी बोथ, तो ये तो कतई नहीं होगा, ए और सी तो हमने सही कर दिया। अब कह रहा है केंद्रीय सरकार द्वारा, जबकि हमें पता है सेंटर गवर्नमेंट है, फिर स्टेट है, फिर लोकल लेवल गवर्नमेंट है। तो लोकल लेवल गवर्नमेंट सीधे कौन कर रहा है रेगुलेट, बता रहा है सेंटर कर रहा है, स्टेट का काम ही खत्म कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो गलत हो गया ये। अब ये ऑन द स्पॉट सही करने के क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब ये देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद का भाग है। अभी मैंने बताया था पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट होता है, तो पहला तो सही है। अब कह रहा है सांसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। अब हम सबको पता है कि जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करता है हमारे देश में कानून नहीं बनता है। बेसिक बात है, नहीं पढ़ा है बेसिक, एक दो बार भी पढ़ा रखा है तो पता है, ख़त्म, आंसर हो गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब ये देख लो, कौन सा कथन सत्य है। ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। टाइड कम्स ऑन अर्थ एवरी डे आफ्टर 12 और 30 मिनट। प्रतिदिन 12 घंटे। ठीक, क्या कह रहे हैं, एग्जैक्टली। मान लो 4 सेकंड किसी दिन लेट हो गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि नहीं हो गया। एग्जैक्टली लिखा हो, जब ये एक्सट्रीम वर्ड हो तुरंत काट दो। ठीक है, फिर बेंगुला करंट इज अ कोल्ड करंट, ये भी गलत है, कोल्ड करंट नहीं है ये। फिर क्या कह रहा है, यदि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। ठीक, ये क्या है, बेंगुला करंट इज अ कोल्ड करंट। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, कह रहा है कि कोल्ड करंट है। अब इस स्टेटमेंट को समझो, कह रहा है ठंडी धारा है, इसने बहुत सीधा सीधा स्टेटमेंट लिख दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक, तो हमने क्या किया, ठीक से चलो एलिमिनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है कि नहीं है, तो क्या करते हैं, ऑप्शन को थोड़ी देर होल्ड करते हैं, अगले पे आते हैं। कह रहा है अगर सन, अर्थ और मून एक सीध में आ गए तो लघु ज्वार की स्थिति बनेगी। जबकि ये तीनों जब एक सीध में आएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, लघु ज्वार की स्थिति तो नहीं आएगी, क्या होगा, हाई टाइड आएगी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या हमारे पास, ओशियन सैलिनिटी मैक्सिमम। अब ये बेंगुला करंट वाला क्या था, ये क्या है, ये वार्म करंट है। अब जो ये करंट की बात है, ये करंट यकीन मानो पूरे ओशियन की करंट जब पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम करंट है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे मैप पे सारा पता चल जाएगा कौन सी हॉट है कौन सी कोल्ड है। ठीक, लेकिन कह रहा है ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ठीक, अब कौन सा कथन सत्य है पूछा तो यही सत्य है। क्यों सत्य है, सैलिनिटी क्यों ज़्यादा है भाई, समझ लो इस बात को। ये मान लो ये है 0 डिग्री, ये 23.5, इस रीजन में बोल रहा है बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत होता है, और जब इवेपोरेशन होता है तो क्या होगा, पानी तो भाप बन जाएगा, पानी भाप बन जाएगा तो क्या होगा, नीचे सॉल्ट कंटेंट ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इवेपोरेशन यहाँ पे होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से सैलिनिटी क्या होती है, यहाँ पे हाई होती है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉन है यहाँ पे सैलिनिटी हाई होगी। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य है, ये हो गया। अब इसी तरह से मैं एक पार्ट और लेके आऊँगा, फिर उसके बाद एक पार्ट में नॉलेज बेस वाला लेके आऊँगा कि नॉलेज के बेसिस पे कम नॉलेज के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ कैसे करते हैं। ये तो हो गया कॉमन सेंस कि वहाँ पे दिमाग खुला है तो कर दोगे, एक एक बार भी चीज़ें अगर पढ़ रखी हैं तो। ठीक है, और एक फुल PYQ में बनाऊँगा कि कैसे क्वेश्चन हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में कैसे अप्रोच करना है पेपर को, एक बार में सारा करना है, 2 बार में करना है। ठीक है, तो ये सारा मैं बताऊँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करिए और लोगों को भी जो है बताइए। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए, थैंक यू।